जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने आज क्लास 10 का एक नया टॉपिक केमिस्ट्री का जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा वीडियो होगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि सर ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले समझने वाली बात होती है कि ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। हम भौतिक परिवर्तन मतलब एक ऐसा चीज़, जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर हमने इसको उठाकर इस हाथ में रख दिया, मतलब इसकी अवस्था तो हटा दिया, मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में रख दिया, लेकिन क्या इसकी अवस्था बदल गई? क्या ये मार्कर से कलम हो गया? नहीं। क्या मार्कर से किताब हो गया? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक नया पदार्थ नहीं बनता है या उसको एक अवस्था से दूसरे अवस्था ले जाने पर उसमें कोई चेंजिंग ना हो, तो ऐसे क्रिया को कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। अस्थायी रूप से मतलब इसको दोबारा उसी पोजीशन पे ला दिया जाता है, तो उस केस को कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि चाय बनना है, सिंपल सी एक एग्जांपल, मैं चाय में क्या क्या मिलाता हूं। चाय में पहले हम चीनी मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे और जो भी चाय पत्ती मिलाएंगे, ठीक है। अब इन सबको मिलाकर एक नया पदार्थ बना, हमारा क्या बना? चाय बना। हमारा क्या बना? चाय। तो ये कौन सा क्रिया है? ये कह लेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। मतलब रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है कि जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, उस क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब हमें इस चैप्टर में केवल रासायनिक अभिक्रिया ही पढ़ना है, रासायनिक के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। इस भौतिक परिवर्तन को तो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभी मैंने कहा कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ मिलाकर एक नया पदार्थ बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब इस परिवर्तन में होने वाली जो क्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन में जो होने वाली क्रिया होती है, मतलब कितने समय में कौन सी क्रिया हो रही है, उस क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अब इस रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के हो सकते हैं सर? तो ये बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, अपघटन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं, अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। तो हम अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिर आता है रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकात्मक रूप से मतलब उसको रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, क्योंकि क्लास 10 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही रहता है। क्वेश्चन आपको दे देगा और पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो सर ये संतुलित मतलब वर्ड कहाँ से आया? तो संतुलित मतलब समझिए संतुलन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई तराजू है, तो तराजू कब संतुलन होगा? जब दोनों ओर बराबर हो गए तभी तो संतुलन होगा जी। तो अगर कोई रिएक्शन दिया है, जैसे सपोज करिए हम आपको एक छोटा सा चीज़ दे दें कि H2O है और यहाँ जो है H प्लस OH में टूट गया, ठीक है। तो आप सिंपल सी चीज़ देखिए कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अब हमें कैसे पता कि सर ये संतुलन है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर परमाणुओं की संख्या गिनते हैं और उधर परमाणुओं की संख्या गिनते हैं। जितना परमाणु LHS में होना चाहिए उतना परमाणु RHS में होना चाहिए। जो भी जब हम कॉपी में लिखते हैं, हमारा दाहिना हाथ जिधर होता है उधर होता है दायां और इधर होता है बायां, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये संतुलन में है, यह समीकरण जो है संतुलित में है। लेकिन उससे समझने से पहले आपको हम कुछ और बातें बता दें इस रासायनिक अभिक्रियाएं में कि सर अभिकारक क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। अभी जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था कि हमने चाय बनाया, तो चाय में क्या, चाय पत्ती, चीनी और पानी मिला दिया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेते हैं, ये सब भाग लिए ना बनने में, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं हम अभिकारक।
अब इससे ये पता चलता है कि अभिकारक 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक, और जो इनसे मिलकर बनता है, जैसे हमारा बन गया चाहे एक नया पदार्थ बन गया, उसे कहते हैं प्रोडक्ट, उसे कहते हैं उत्पाद, कोई दिक्कत नहीं है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, जैसे ये हमारा समीकरण है और हमें इसको संतुलन करना है। सर संतुलन क्यों किया जाता है मालूम है ना? जिधर इतना परमाणु की संख्या और उधर उतना परमाणु की संख्या अगर समान हो तो हम कहते हैं हमारा जो समीकरण है वो संतुलन में है। लेकिन सर हम संतुलन क्यों करते हैं? आपने क्लास 6 या 9th में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान अनिश्चितता का सिद्धांत ये क्या कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है ना? तो हम बैलेंस इसीलिए करते हैं ताकि दोनों ओर जो मास हो वो दोनों ओर बराबर रहे, ठीक है। जैसे 1 किलो इधर लगाए तो 1 किलो उधर मिले, तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। और हम संतुलन इसीलिए ही करते हैं ताकि इधर जितना द्रव्यमान हो उधर भी उतना द्रव्यमान हो, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। तो सबसे आसान तरीका, आप सबसे पहले देखिए, हमेशा एक को देखिए यहाँ Fe3 है, मतलब यहाँ 3 Fe है, 3 फेरस है, और यहाँ कितने फेरस है सर जी? 1 फेरस है। तो सबसे पहले इसी को 3 बना दो लोग, 3 फेरस हो गया, 3 फेरस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिए, इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है, सर ये भी सही है। लेकिन यहाँ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो इसी को बैलेंस कर दो, लो खत्म कहानी। यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया और 4 दूनी 8, यहाँ 8 हाइड्रोजन हो गया, तो हम भी यहाँ 8 कर देंगे। अब देखो ये बैलेंस हो गया, वो 3 फेरस 3 फेरस, सही है। 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 एकन्नम 4, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, अतः ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलन है। वो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक H2SO4, Na2SO4 और H2O बनता है, सोडियम सल्फेट। हमें यहाँ सबसे पहले इसको देखना, यहीं से स्टार्टिंग कर दो, कोई ज़रूरी नहीं कुछ और देखो। यहाँ 2 सोडियम है, Na2 मतलब 2 सोडियम है और यहाँ 1 सोडियम है, तो इसी को 2 बना दो, सबसे पहला स्टेप। तो यहाँ देखिए 2 सोडियम और यहाँ भी 2 सोडियम हो गया। लेकिन अब यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ्यूर SO4, ये पूरा SO4 देख लो, और यहाँ भी एक SO4 है, ठीक है। यहाँ हमने जैसे 2 किया, उसकी वजह से यहाँ 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिल गया। देखिए 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 ऑक्सीजन मिल गया और 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ सर जी यहाँ 1 ही ऑक्सीजन है, तो आप यहाँ 2 कर दो। अब यहाँ कितना हो गए? यहाँ सर 2 ऑक्सीजन हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया, और लेकिन उसी के कारण 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, और वहाँ 4 होने की वजह से अब यहाँ भी 4 हो गया, बैलेंस बराबर हो गए। देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 SO4 1 SO4, अतः यह जो हमारा रासायनिक समीकरण है यह संतुलन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कह रहा है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। हमें इसको बैलेंस करना है। सबसे सिंपल सी चीज़, सर यहाँ 1 कैल्शियम है, यहाँ भी 1 कैल्शियम है, ये बराबर है। दूसरे पे जाओ, सर NO3 2 बार आया है, NO3 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो यहाँ सबसे पहले 2 लगा दो। देखो 2 NO3 सही है यहाँ, लेकिन उस जैसे हमने यहाँ 2 लगाया वैसे यहाँ हमारा 2 हाइड्रोजन मिल गया। क्या हमारा 2 हाइड्रोजन इधर भी है? जी सर वो भी है, ठीक है, तब क्या दिक्कत है? अब लेकिन आपने यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है। भाई अभिकारक में जितने परमाणु होना चाहिए उतना उत्पाद में भी तो परमाणु की संख्या सेम होनी चाहिए। तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन है हमारा, ये तो बैलेंस हो गया, ये तो बैलेंस हो गया, कैल्शियम बैलेंस हो गया। लेकिन हमारा जैसे OH2 का होल ट्वाइस, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो 2 2
4 हाइड्रोजन हो गया सर, लेकिन यहाँ तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो हमने क्या कर दिया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन जैसे हमने 2 लगाया तुरंत यहाँ हमको 2 ऑक्सीजन मिल गया और यहाँ हमारा 2 ऑक्सीजन मिल गया। सही है, ये बैलेंस सही है, अतः यह हमारा रासायनिक समीकरण संतुलन में है। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ वैसे बता दे रहे हैं। देखिए, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, पहले आप समझ लें। देखिए, ऊष्माक्षेपी हम कहते हैं गोबर छेप आओ, मतलब गोबर बहा दो, मतलब ऊष्मा को फेंक देना। अब एक बात बताओ, हम जब कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, हम जब कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे सपोज करो वही चाय, हम वही चाय वाला ले रहे हैं, ठीक है। अब ये चाय है भाई, ये हमारा चाय है, ठीक है भाई, बना दे रहे हैं बढ़िया से, ये चाय है, इसमें चाय। जब हम उसको बनाते हैं, जैसे चीनी ले लिए, पानी ले लिए, चाय पत्ती ले लिए, इसे ले लिए, अब इसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, मतलब हम इसको ऊष्मा देते हैं। तो भाई एक बात बताओ, हमारा उत्पाद इधर तो अभिकारक है और उधर बनता हमारा उत्पाद, है ना। ऊष्माक्षेपी अगर ये ऊष्मा निकाल दे तो निकालेगा किधर आएगा, इधर आएगा। अगर निकाल दे ऊष्मा, अगर ऊष्मा इधर हमने जोड़ दिया, मतलब ये ऊष्मा उधर फेंक रहा है, भाप निकल गया, यही तो हुआ कि ये ऊष्मा उठा के फेंक दिया, तो फेंकेगा तो इधर ही तो आएगा। तो अगर ऊष्मा इधर जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, ये ऊष्मा उठा के छेप दिया, ठीक है। ऊष्माशोषी, पहले ये ऊष्मा ले लेगा, अगर इधर जोड़ा गया है ऊष्मा को तो हम ये बोलेंगे कि ये कौन सा अभिक्रिया है, ये बोलेंगे सर ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊष्मा इधर जुड़ा है, अब इसे देखो कोई चीज़ बनाएंगे तो अगर ऊष्मा गर्मा के बन रहा है तो वो ऊष्मा ले रहा है, तो अगर ये ऊष्मा ले रहा है तो होगा ऊष्माशोषी। अगर ऊष्मा उठा के फेंक दिया तो फेंकेगा तो इधर आएगा, तो अगर इधर ऊष्मा जुड़ा है, अगर इधर ऊष्मा जुड़ा है तो उसको कहलाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेंगे सर जी चाय तो दोनों है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भाई जब बनाएंगे तो भी गर्म करेंगे और निकलेगा तो भी निकलेगा भाप, तो हम कहेंगे ये सर जी दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में नंबर 1 आता है सर संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं या क्रियात्मक योगात्मक अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं क्या होते हैं, ध्यान से सुनो, इसी को एक नाम और है योगात्मक अभिक्रिया, एडिटिव रिएक्शन। संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, ध्यान से सुनो, संयोजन मतलब क्या होता है, जोड़ देना। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जोड़कर एक नया पदार्थ बनाना क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोला, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बना देना। ध्यान से सुनो, एक नया पर केवल एक ही पदार्थ बनना चाहिए। जैसे यहाँ हमने बना दिया वही चीनी चाय पत्ती मिला के एक नया पदार्थ बन गया चाय, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर या अभिकारकों को मिलाकर केवल एक उत्पाद बनता है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। एग्जाम्पल ये है कि यहाँ हमने मैग्नीशियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। मैंने क्या बोला, 2 या 2 से ज़्यादा, यहाँ तो हम 2 ऑक्सीकारक ले रहे हैं ना। अब ये 2 ऑक्सीकारक मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, केवल एक पदार्थ बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप कहेंगे सर ये बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 कर दो। लेकिन सर यहाँ 2 मैग्नीशियम हो गया तो यहाँ 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो गया सर, दिक्कत नहीं है। अब देखो ये मिलकर, ये 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ बना दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कोई पदार्थ नहीं बना, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हमने कैल्शियम ऑक्साइड और जल लिया, कैल्शियम ऑक्साइड और जल लिया, इन दोनों को मिला दिया, एक नया पदार्थ बन गया बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब बैलेंस है जी, बिल्कुल बैलेंस है। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, या 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, ये तो बैलेंस है। ये किसका उदाहरण है, ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। अब हम दूसरा बात करते हैं सर अपघटन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, अपघटन क्रियाएं,
देखो अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार से किया जाता है। अपघटन मतलब किसी चीज को तोड़ना। अब हम कितने प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को तोड़ सकते हैं, तो 3 प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को तोड़ सकते हैं। एक सर जी विद्युत अपघटन, बहुत बढ़िया चीज है, कोई चीज ना टूटे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दो टूट जाएगा, विद्युत अपघटन। दूसरा है सर जी उष्मा लगा दो टूट जाएगा, गुब्बारा फूला जरा दो फूट जाएगा, उष्मा अपघटन या उष्मीय अपघटन। तीसरा है प्रकाश द्वारा, क्या, प्रकाश अपघटन। ध्यान से सुनो, अपघटन हमने क्या कहा कि जो हमारा दूसरा रिएक्शन है अपघटन अभिक्रियाएं, इन अपघटन अभिक्रिया मतलब होता है तोड़ना। अपघटन अभिक्रिया मतलब क्या होता है, तोड़ना। जैसे अगर कोई पूछे अपघटन अभिक्रिया क्या होते हैं, तो कहो कोई बड़ा पदार्थ जब इन बाह्य कारकों से, चाहे विद्युत, चाहे उष्मा, चाहे दाब, चाहे प्रकाश के कारण जो छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लड्डू है, लड्डू को फोड़ दिए और अलग अलग टुकड़ा कर दिए, तो ये अपघटन हो गया। ठीक है। अब अपघटन, रासायनिक अपघटन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? सर जी विद्युत धारा प्रवाहित कर दो टूट जाएगा, सर जी उष्मा लगा दो टूट जाएगा, सर जी प्रकाश टार्च जला दो टूट जाएगा। अब कैसे टूटेगा, चलिए हम बताते हैं। ठीक है। सर विद्युत अपघटन देखो ये बता रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा ये जल है H2O, हमारा कोई जलीय विलयन है। अब सपोज करो पानी है, अब पानी में आप क्या करो, विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। 2 तार आता है, दोनों तार इसे डाल दो, कुछ इसे बांध के इसे डाल दो, एक ठो एनोड दोनों लगा के या कोई कॉइल लगा के इसे उसी में डाल दो पानी में। तो क्या होगा, पानी एकदम हीट हो जाता है। क्यों हीट हो जाता है अभी हम बता। गर्मी ठंडी का सीजन है, आप लोग दबा के इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से। एक उसमें लोहा इसमें लगा दीजिए, ये इलेक्ट्रोड का काम करेगा, और गर्म पानी उसमें लाइट ऑन कर दीजिए और पानी में डाल दीजिए, पानी आपका खौलने लगेगा मात्र 10, 15, 5, 6 मिनट में पूरा एकदम खौलने लगेगा। ठीक है। कैसे, तो चलिए देखिए। जलीय विलयन में हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया, जैसे मान लीजिए जैसे है, उसमें डाल दिए कोई भी लोहे का टुकड़ा 2 बांध लो और डाल दो H2O। अब इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा H और OH में टूट जाता है, H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। अब देखो जो ये प्लस होता है, आप जानते हैं कि जो प्लस होता है वो किस पे जाएगा, माइनस वाले पे। तो हमारा तो 2 एनोड हुआ ना, मान लो 2 इलेक्ट्रोड हैं ऐसे भाई विद्युत धारा में। अब आप कहेंगे सर जी ठंडी का सीजन है, आप तो बढ़िया चीज बता रहे हैं, लेकिन सर जी इलेक्ट्रोड मिलेगा कहाँ? बाबू कोनो भी लोहा ले लो, 2 लोहा नट बोल्ट इसे बांध लो, डाल दो, वो ऑटोमेटिक गर्म कर देगा, इलेक्ट्रोड का काम करेगा। अब ये इलेक्ट्रोड का काम कर दिया, लेकिन जो प्लस है ये अगर इस पे चला गया, मतलब ये कौन सा होगा, ये कैथोड है, और कैथोड होता है माइनस। तो प्लस वाला अगर इस पे आ गया तो मतलब ये कैथोड, क्योंकि प्लस माइनस चपक जाते हैं ना, आप लोगों को छोटे तो बताए होंगे कि प्लस प्लस चपकता नहीं है। और ये अगर माइनस वाला इस पे चपक गया तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, ये एनोड है, ये एनोड वाला इलेक्ट्रोड है। अब अगर हमने विद्युत धारा जल में प्रवाहित कर दिया तो H प्लस OH माइनस में टूट जाता है, इसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन। कोई दिक्कत नहीं। सर जी उष्मा अपघटन क्या होता है? उष्मा अपघटन क्या होता है सर जी? जैसे हम आपसे कह दें उष्मा अपघटन क्या होता है, मतलब उष्मा के द्वारा जो जलीय विलयन अपघटित हो जाता है या टूट जाता है उसे बोलेंगे हम उष्मा अपघटन। सर जी रिएक्शन क्या आंसर दे देंगे? देखो अगर मैंने कह दिया कि Hg ले लो, मरकरी ऑक्साइड है ना, तो जब इसमें हम उष्मा लगा देंगे, उष्मा का चिन्ह होता है, मतलब इसको हम गरमा देंगे, तो क्या होता है, Hg बाहर हो जाता है और ऑक्सीजन निकल के रिसिया जाता है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी ये ऑक्सीजन सर जी O2 में क्यों हमेशा टूटता है, हम यहाँ O क्यों नहीं लिखते? इसलिए नहीं लिखते हमेशा 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो ऑक्सीजन ये द्विपरमाणुक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 तो यहाँ 2 लगा दो। अब जैसे यहाँ 2 लगाएंगे 2 Hg हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस बराबर। ये किसका एग्जाम्पल है? ये है उष्मा अपघटन का एग्जाम्पल। प्रकाश अपघटन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर प्रकाश अपघटन कैसे होगा? प्रकाश अपघटन मतलब ऐसा अपघटन जो प्रकाश के कारण उसके जलीय विलयन अपघटित हो जाए या वो अपघटन हो जाए, उसका अपघटन हो जाए, वो टूट जाए, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश अपघटन।
जैसे अगर हम मेथेन ले लें CH4 मेथेन, और हम क्लोरीन ले लें और इसमें हम प्रकाश मतलब इसे UV कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, ऐसे लिख दो भैया, लिख दो प्रकाश किरण, नहीं तो ऋषि आ जाओ, प्रकाश किरण, ठीक है, किरण नहीं किरण लिखा। प्रकाश किरण ले लिए, मतलब मेथेन ले लिए और क्लोरीन ले लिए, इसे आपस में मिला दिया और ऐसे प्रकाश की रोशनी में से धूप में इसे रख दिए। अब ये बनेगा क्या, देखो CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोराइड, बैलेंस बराबर है जी, बिल्कुल बराबर है। ये क्या बना, मेथिल क्लोराइड और ये बना हाइड्रोजन क्लोराइड, मिलकर ये रिएक्शन बनाते हैं, मतलब ये प्रकाश की उपस्थिति में बना। अब ऐसा यहाँ इसमें ऐसा मत कर देना सर जी, मेथेन ले लें और क्लोरीन ले लें और वो आपस में ऐसे जरा दें, मतलब उसमें उष्मा दे दें, तो क्या हमारा रिएक्शन हो जाएगा, नहीं। ये केवल तभी रिएक्शन होगा जब ये प्रकाश की रोशनी पाएगा तब, कोई दिक्कत नहीं। चलो तीसरा लेते हैं, कौन सा अभिक्रियाएं, ये हो गया अपघटन अभिक्रियाएं। अब तीसरा हम लेते हैं, संयोजन हो गया, अपघटन हो गया, तीसरा हम ले लेते हैं सर जी विस्थापन अभिक्रिया है। तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। जब एक पदार्थ, जब एक अणु किसी दूसरे अणु को हटा कर जाके बैठ जाए, ध्यान से सुनो, जैसे हमने कह दिया सिंपल सी चीज, हमारा मान लीजिए कोई रिएक्शन है CuSO4 कॉपर सल्फेट, और हमने ले लिया फेरस को। जब इस यहाँ रिएक्शन जब होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के हटाकर वो अपना बैठ जाता है, उस रिएक्शन को कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे ये कहेगा हे शिव भागो, Cu को हटा देगा तो यहाँ हो जाएगा FeSO4 और बाहर आ जाएगा, ये तो Cu इकलौता हो जाएगा, किसी से रिएक्शन ही नहीं करने पाएगा, तो इधर हो गया कॉपर, ये फेरस सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट, कॉपर को स्थान कर ये ठेल दिया, F यहाँ आ गया, तो ये हमारा बन गया कॉपर सल्फेट। ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। सर जी द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन मतलब इसको हटा के इसको हटा के हो जाए तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ लगा देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब एक का अणु किसी दूसरे अणु को एक दूसरे को विस्थापित करके एक दूसरे के स्थान पर आ जाए, तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे अभी मैंने जस्ट एक न्यूमेरिकल लिया था, एक जस्ट एग्जाम्पल लिया था NaCl प्लस H2SO4, यही लिया था ना। जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये कहेगा, ऐसे कहेगा, देखो ये कहेगा H2 को हटा दे रहे हैं हम, जाके अपना बैठ जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा NaSO4, लेकिन ये बैलेंस बराबर करेंगे Na2SO4 आता है, ठीक है, मतलब यहाँ 2 है, ठीक, यस सर। प्लस अब ये H2 कहेगा कि ये दूसरे से रिएक्शन कर लेंगे, ये इससे, तो हो जाता है HCl, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो यहाँ लगा देंगे 2HCl, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये क्या होगा, AgNO3 प्लस NaCl है, सोडियम नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट सॉरी, और ये सोडियम क्लोराइड है। ये Ag को हटाकर Na आ जाएगा और इसके जगह पे इसको आ जाएगा, जैसे AgNA, तो ये हो जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और इसके जगह पे ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करने वाले कारक ताप दाब, सर ये बाह्य कारक होते हैं। बाह्य कारक क्या होते हैं, बाह्य कारक कोई उत्प्रेरक हो सकता है। सर एक वर्ड आया, ये उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक मतलब ऐसा समझिए कोई बाह्य कारक है जो रासायनिक अभिक्रिया को ढकेल या कम कर सकता है, कोई दिक्कत, मतलब रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज कर सकता है या स्लो कर सकता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक बाह्य कारक ताप या दाब या कुछ भी हो सकता है, परिवर्तन करने से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब ये वियोजन अभिक्रियाएं 2 प्रकार के होते हैं, एक उष्मीय वियोजन और एक होता है आयनिक वियोजन। आयनिक मतलब होता है धनायन और ऋणायन में टूट जाना। उष्मीय वियोजन क्या होता है, मतलब उष्मा के द्वारा जो चीजें अलग हो जाती हैं उसे कहते हैं उष्मीय वियोजन। जैसे डिफिनेशन क्या है, उष्मीय वियोजन वे अभिक्रिया होती है जिसे गर्म करने से, यौगिकों को गर्म करने से उनके जो अणु हैं वो 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं या टूट जाते हैं,
उसे क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन। ध्यान से सुनना, गर्म करने पर हमने ले लिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को अगर हमने गर्म कर दिया। सर ये कौन सा चिन्ह है, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है जो वियोजन अभिक्रियाएं होते हैं, अगर हम कोई उत्प्रेरक लगा दें तो अभिक्रिया हो गई, अगर उत्प्रेरक को हटा दें तो वह पुनः उसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब इसे हम कहते हैं कि ये उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये बताता है कि ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकते हैं और इनको अगर हम मिला दें तो हमारा NH4Cl दोबारा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको बना के उधर वो पदार्थ बना दे और उस पदार्थ से दोबारा उस पोजीशन पे ले आए, तो उसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक वियोजन क्या होता है, जब यौगिकों को जल में घोला जाता है। अभी मैंने जस्ट बताया कि आयनिक में अलग अलग करने के लिए आप तो विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, जो कि हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आयनिक वियोजन क्या होता है, जब यौगिकों को जल में घोला जाता है तब वह धनायन और ऋणायन में टूट जाता है या अलग हो जाता है, तो उसे कहते हैं आयनिक वियोजन। हमने नमक ले लिया NaCl सोडियम क्लोराइड को, जब हम नमक में मिलाते हैं तो Na+ और Cl- में अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं आयनिक वियोजन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जो कि हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी मतलब आप सिंपल सी बात देखिए, गांव वाले क्या कहते हैं, जाके गोबर छेप आओ, मतलब गोबर बहा आओ या कुछ और इसे छेप देना, बहा देना। मतलब जब वे रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करते, उत्सर्जन मतलब निकाल देना, वो अवशोषण मतलब ग्रहण कर लेना। तो जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। जैसे हमारा कोई रिएक्शन है, मान लीजिए सपोज करिए N2 और प्लस H2 है, तो ये हमारा बनाता है NH3, यहाँ 3 कर दीजिए और यहाँ 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 नाइट्रोजन, बैलेंस बराबर है। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में होने के लिए इसे हीट चाहिए। ये जब रिएक्शन होगा ना तो बहुत भयानक एनर्जी निकलेगी। क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो जब अमोनिया बनते हैं तो क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। तो ऊष्मा जब निकलेगा तो आप बताओ इधर निकलेगा कि उधर निकलेगा। भाई एक बात बताओ, जब कोई चीज़ बनाते हैं, जब नया पदार्थ बनता है तो उसी में से तो ऊष्मा निकलती है, बिल्कुल। तो इसमें से ऊष्मा निकलती है 22,400 कैलोरी, क्योंकि ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। ध्यान से सुने, आपको ये रटने वाली चीज़ नहीं है ना, ये आपको याद करना है कि सर इसकी कैलोरी इतनी निकलेगी, नहीं। आपको जस्ट सिंपल सी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हीट इधर जुड़ा है, ऊष्मा इधर जुड़ा है, प्लस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्पाद है, उत्पाद से ऊष्मा निकल रही है, मतलब उत्सर्जन हो रहा है। तो उत्सर्जन हो रहा है तो कौन सा अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर दूसरा आपको एक एग्जाम्पल दे दें, अगर ऊष्मा इधर जोड़ दें तो ये कौन सा होगा, सर ये तो ऊष्माशोषी हो जाएगा। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊष्मा अगर यहाँ माइनस कर दें, मतलब ये ऊष्मा ले रहा है, तो ये हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल इसका भी हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए N2 और प्लस O2 है, नाइट्रोजन। अच्छा, वहाँ हमने NH3 लिखा था, तो NH3 जो होता है उसे अमोनिया कहते हैं। ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं, अमोनिया। बहुत बच्चे इसको अमोनियम पढ़ते हैं। अमोनियम NH4 होता है, जो NH4 होता है इसे कहते हैं अमोनियम और इसे कहते हैं अमोनिया। कोई दिक्कत नहीं है सर। बात करते हैं, जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम जब मिलाते हैं तो हमारा बनता है नाइट्रस ऑक्साइड 2NO। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इस रिएक्शन को, उत्पाद को बनने के लिए इसे हीट चाहिए।
अब कितना हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए कि कम चाहिए, हम आपको ये नहीं याद करवाएंगे, ना आपको याद करने की ज़रूरत है। ये बस सिंपल सी चीज़ है कि आपको कैसे पहचानना है सर ऊष्माक्षेपी की ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगर मैं ऊष्मा को इधर घटा दिया तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी। अगर यहाँ जोड़ दिया तो ऊष्माक्षेपी, या ऊष्मा यहाँ जोड़ दिया तो ऊष्माशोषी, कोई दिक्कत नहीं है सर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन आप लोग बता रहे हैं। देखिए, उपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या बोला, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन। सर ये उपचायक क्या होता है, ध्यान से सुनो। उपचयन क्या बोलोगे, कोई पूछेगा उपचयन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन। अपचयन क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, यहाँ हम बोल देंगे ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का निकलना, निकलना। और हाइड्रोजन का, देखो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा था तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो क्या बोला, उपचयन रिएक्शन वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन निकलता है, उसे उपचयन बोलते हैं। अपचयन किसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, उसे बोलते हैं अपचयन। केवल एक याद करो, बाकी इसका उल्टा कर देना। सर ये अपचायक क्या होता है और ये उपचायक क्या होता है। बाबू किसी का दो दो नाम होता है ना, किसी को लोग आराम आराम से लोग मतलब दो दो नाम होता है भाई, गांव वाले अलग बुलाएंगे, स्कूल में अलग बुलाएंगे, और आपके वो पता नहीं क्या क्या कह के बुलाएगी बाबू सोना करके। तो यहाँ देखिए, उपचयन और अपचायक, एक उपचयन का एक और नाम होता है अपचायक, और अपचयन का एक और नाम होता है उपचायक, कोई दिक्कत नहीं। तो अपचयन और उपचायक एक होता है और उपचयन और अपचायक एक होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक रिएक्शन है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, इसका एक नाम और होता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोला, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे भाषा में, जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इस रिएक्शन को जब आप देखेंगे तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी दोनों की बात करूं तो इनमें ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन यहाँ था ना, ऑक्सीजन इसमें निकल गया, ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन यहाँ क्या हुआ, निकल गया, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकल गया, तो मतलब ये ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। अगर इस हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। सर जी हम कहाँ देखेंगे बाबू, उत्पाद में देखा जाता है हाइड्रोजन जुड़ रहा है कि हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ देखेंगे रिएक्शन में तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, और ऑक्सीजन का जुड़ना अपचायक या उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। हम ये आसानी से बता सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं में कौन सा अपचयन है या कौन सा उपचयन है या कौन सा ऑक्सीकरण है, सब बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक नाम और है क्या, ऑक्सीकरण, वो आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे 11 में। आप यहाँ तक केवल ये समझो, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है गुरुजी। एक वर्ड आता है लास्ट टॉपिक, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण, सैने छैने क्षरण को देखो संक्षारण क्या होता है। संक्षारण मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है, जंग लगना। और किसी चीज़ पे जंग कब लगता है, अब भाई जंग कब लगता है बताओ, जब कोई नमी चीज़ हो, नमी पदार्थ या आर्द्रता को नमी कहते हैं। जब कोई पदार्थ या लोहे को हम नमी के स्थान पर रख दिया जाते हैं तो धीरे धीरे उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है, उसी की घटना ही कहलाती है संक्षारण। आई होप कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
ये पूरा का पूरा टॉपिक इसमें हमने कवर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय